क्या आप जानते हैं एक व्यापारिक कंपनी कैसे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गई, जिसने भारत जैसे विशाल और समृद्ध देश पर 200 साल से अधिक समय तक शासन किया। आज हम उस कहानी को समझने जा रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल कर रख दिया। यह कहानी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और कैसे उसने भारत को अपने नियंत्रण में लिया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने भारत पर कब्जा किया और किस तरह से उसने हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को प्रभावित किया। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह यात्रा आपको इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटनाओं में से एक की गहराइयों तक ले जाएगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत और पूर्व के अन्य हिस्सों में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और भारत में व्यापार करने के लिए कई यूरोपीय शक्तियों की होड़ लगी थी। कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों में केवल व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया और भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। सूरत, मद्रास, चेन्नई और बॉम्बे, मुंबई में उनके प्रमुख व्यापारिक पोस्ट थे। मुगलों से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए ब्रिटिशों ने उनकी शर्तों को स्वीकार किया, लेकिन यह व्यापारिक समझौते आगे चलकर राजनीतिक लाभ का आधार बने। हालांकि इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाएं केवल व्यापारिक लाभ तक सीमित नहीं थीं। कंपनी के अधिकारियों ने जल्द ही महसूस किया कि अगर वे स्थानीय राजनीति में शामिल हों और अपने हितों की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करें, तो वे भारत में अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। 18वीं सदी के मध्य में मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की केंद्रीय सत्ता टूटने लगी और भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिनमें से कई आपस में लड़ाई करते रहते थे। इस राजनीतिक अस्थिरता ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका दिया। कंपनी ने स्थानीय शासकों के साथ कूटनीतिक और सैन्य गठबंधनों का सहारा लिया। इन गठबंधनों के माध्यम से कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया। 1777 की प्लासी की लड़ाई इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को पराजित किया और इसका मुख्य कारण नवाब के भरोसेमंद अधिकारियों का ब्रिटिशों के पक्ष में जाना था। इस जीत ने ब्रिटिशों को न केवल बंगाल का नियंत्रण दिया, बल्कि भारत में उनके भविष्य के विस्तार की नींव भी रखी। बंगाल की अपार संपत्ति ने कंपनी को अधिक सैन्य और राजनीतिक शक्ति प्रदान की, जिसे उन्होंने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में फैलाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का एक बड़ा कारण था उसका कुशल गठबंधन और सैन्य शक्ति का उपयोग। उन्होंने विभिन्न भारतीय राज्यों के आपसी संघर्षों का फायदा उठाया और उन्हें आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा किया। एक अन्य महत्वपूर्ण लड़ाई जो कंपनी की शक्ति को और मजबूत करने वाली थी, वह थी बक्सर की लड़ाई 1764। इस लड़ाई में कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस जीत के बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व का अधिकार मिल गया। इस प्रकार कंपनी ने न केवल सैन्य ताकत के माध्यम से, बल्कि कूटनीतिक चालों और गठबंधनों के माध्यम से भी अपने लिए सत्ता और धन जुटाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण केवल सैन्य और राजनीतिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी था। कंपनी ने भारत की अपार संपत्ति का दोहन करना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को भारी लाभ हुआ। 1780 के दशक तक ब्रिटेन की लगभग 80% आय भारत से आने वाले व्यापार से हो रही थी। ब्रिटिशों ने भारत के पारंपरिक कृषि ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। वे किसानों को नकदी फसलों जैसे नील, कपास और अफीम की खेती के लिए मजबूर करने लगे, जिनकी यूरोप में भारी मांग थी। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान अपनी आवश्यक खाद्य फसलों की खेती नहीं कर पा रहे थे, जिससे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होने लगी। एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक नीति थी परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया गया। लेकिन यह नीति किसानों के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हुई, क्योंकि उन्हें जमींदारों को उच्च कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया। इस नीति ने किसानों को गरीबी और आड़ में धकेल दिया
जबकि जमींदार और ब्रिटिश सरकार लाभ में रहे। ब्रिटिशों ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए भारतीय समाज के ताने बाने में गहराई से हस्तक्षेप किया। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और कानूनी प्रणालियों की स्थापना की, जिससे एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग उभरने लगा। यह वर्ग ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार था और इसे कंपनी ने अपने शासन के स्थायित्व के लिए उपयोग किया। इसके साथ ही ब्रिटिशों ने भारतीय समाज में जाति और धार्मिक विभाजन को और अधिक गहरा कर दिया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसके तहत वे विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच दरार पैदा करके अपने शासन को सुरक्षित रखते थे। इस नीति का दीर्घकालिक प्रभाव यह हुआ कि भारत में सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगे, जो आज तक जारी हैं। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय समाज में गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने भारतीय समाज के परंपरागत मूल्यों और रीतियों को चुनौती दी। एक ओर जहां नई शिक्षित पीढ़ी ने आधुनिक विचारों और पश्चिमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, वहीं दूसरी ओर यह वर्ग औपनिवेशिक शासकों के प्रति वफादारी दिखाने लगा। इसके बावजूद यह वही वर्ग था जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उन्होंने पश्चिमी विचारधारा को अपनाते हुए भी भारतीय संस्कृति और स्वायत्तता की मांग की। इसी वर्ग के कारण भारत में एक नया राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जिसने अंततः ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में विभिन्न स्तरों पर विद्रोह होते रहे। सबसे प्रमुख विद्रोह था 1877 का सिपाही विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत भारतीय सैनिकों के बीच हुए असंतोष से हुई, जो ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। विद्रोह की प्रमुख वजह थी नए एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिन्हें सैनिकों को अपने दांतों से खोलना पड़ता था, और यह कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने होने का अफवाह फैला था। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के धार्मिक विश्वासों के खिलाफ होने के कारण यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। हालांकि यह विद्रोह ब्रिटिशों द्वारा कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक नई जागरूकता को जन्म दिया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करने का फैसला किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश राज्य की शुरुआत हुई। 1858 में भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। इस समय से लेकर 1947 तक भारत ने ब्रिटिश शासन के तहत कई महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों का अनुभव किया। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय समाज में अनेक सुधार आंदोलन उभरे। इनमें से कई आंदोलन भारतीय समाज के पारंपरिक कुरीतियों के खिलाफ थे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और जाति आधारित भेदभाव। ब्रिटिश शासन ने भी कुछ सामाजिक सुधार किए, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज को अपनी जरूरतों के अनुसार ढालना। लेकिन इन सुधारों के बावजूद ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य था भारत से अधिकतम लाभ प्राप्त करना। भारत में किए गए सुधार ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए थे, न कि भारतीय जनता के कल्याण के लिए। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरी नाराजगी और असंतोष पनपने लगा, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बन गया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुका था और भारत में स्वतंत्रता की मांग को दबाना उनके लिए असंभव हो गया था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और इसके साथ ही ब्रिटिश राज्य का अंत हो गया। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। यह विभाजन ब्रिटिशों की फूट डालो और राज्य करो नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसने भारतीय समाज में गहरे सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर दिए थे। ब्रिटिश शासन की विरासत आज भी भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारतीय प्रशासनिक ढांचा, कानूनी प्रणाली, रेलवे और यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा का व्यापक उपयोग सभी ब्रिटिश काल की देन है। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश शासन ने भारत में जो आर्थिक और सामाजिक असमानताएं पैदा की, वे भी आज तक कायम हैं। ब्रिटिशों द्वारा लागू की गई विभाजनकारी नीतियां, जैसे हिंदू मुस्लिम विभाजन,
आज भी भारतीय समाज में सांप्रदायिक तनाव का कारण बनती हैं। इसके अलावा ब्रिटिशों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन, जिसने लंबे समय तक गरीबी और पिछड़ेपन को बढ़ावा दिया, आज भी भारत की आर्थिक चुनौतियों का एक बड़ा हिस्सा है। फिर भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष ने भारतीय जनता को एकता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की महत्ता सिखाई। स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, जिससे भारत ने एक सशक्त, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, यह थी ब्रिटिशों द्वारा भारत पर कब्जे की कहानी, जिसने न केवल हमारे इतिहास को बल्कि हमारे समाज और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक राष्ट्र के संघर्ष और संकल्प ने अंततः उसे स्वतंत्रता दिलाई। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इतिहास की ऐसी और भी गहराइयों में उतर सकें। कमेंट में हमें बताएं कि आप इतिहास के किस और पहलू पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।